हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। क्या कि बच्चों में ज्ञान की रचना और अर्थ निर्माण करने की क्या होती है, क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक या फिर तालमेल बैठाने वाले की। तो यहाँ जो शिक्षक की भूमिका होती है वो होती है एक सुगमकर्ता की। सुगमकर्ता का मतलब चीज़ों को आसान करके जो मतलब समझाए, उसको चीज़ों को मतलब आसान तरीके से बताए। तो क्या है, सुगमकर्ता की भूमिका होती है किसकी, शिक्षक की। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। क्या प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है? जैसे कि उच्च आत्म क्षमता, ये बिल्कुल सही दिया गया है कि प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता होती है निम्न अवस्थीय मानसिक प्रक्रियाएं। तो यही ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है कि निम्न अवस्थीय मानसिक प्रक्रियाएं नहीं होती हैं जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जबकि क्या होती है उनकी उच्च अवस्थीय होती है। कैसी होती है? उच्च अवस्थीय मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है, इसमें पूछा गया नहीं है तो बी वाला ऑप्शन नहीं है, तो यही वाला करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। तो नैतिक निर्णय लेते समय पूर्व परंपरागत स्तर में अगर कोई बच्चा है या फिर व्यक्ति है और नैतिक निर्णय लेते समय किस तरफ प्रवृत्त होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्निहित संभावित दंड। कैसा? अंतर्निहित संभावित दंड की ओर प्रवृत्त होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए, शिक्षिका को क्या करना चाहिए, बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता मतलब जो अलग अलग भिन्नताएं होती हैं बच्चे की, क्योंकि सभी बच्चे एक ही प्रकार के नहीं होते, तो उसमें से एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, तो एक शिक्षिका को विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए। क्या करना चाहिए कि अलग अलग प्रकार की जो अधिगम परिस्थितियां हैं उनको उपलब्ध कराना चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन दिया गया है, सभी विकास परिपक्वों तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल दिया गया है, यह विकास का सिद्धांत नहीं कि सभी का विकास और अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये बिल्कुल ही गलत दिया गया है। सभी विकास के क्रम का पालन करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है कि सभी का विकास जो है या फिर अधिगम, क्या बच्चों में जो विकास की प्रक्रिया सब में एक साथ नहीं होती, ना ही बच्चे क्या एक समान गति से सीखते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि आकलन क्या है, शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। इनमें से कौन सा चिंतन जो है वो सृजनात्मकता से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा जो अपसारी चिंतन है ये संबंधित होता है सृजनात्मकता से। किससे? सृजनात्मकता से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। जैसे कि बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। क्या वाइगोत्स्की ने इसके बारे में बताया था? तो बिल्कुल गलत है कि वाइगोत्स्की ने इसके बारे में नहीं बताया था। उसके बाद बच्चों के चिंतन को
तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं का प्रयोग किया जाए। ये भी बिल्कुल गलत दिया गया है। प्रयोगशाला में पशुओं के बारे में कुछ नहीं बताया था वाइगोस्की ने। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत है। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। वाइगोस्की ने क्या बताया था? वाइगोस्की ने बताया था कि जो बच्चे होते हैं समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बच्चे चिंतन में वयस्कों की ही भांति होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। तो बिल्कुल गलत दिया गया है कि बच्चे जो चिंतन में वयस्कों की भांति नहीं होते हैं। खाली बर्तन के समान होते हैं जिनमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। तो ये भी बिल्कुल ही गलत दिया गया है। खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें से बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। उसके बाद अगला ऑप्शन दिया गया है, बच्चे क्या निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। ये भी बिल्कुल गलत दिया गया है। निष्क्रिय जीव होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत दिया गया बच्चों के बारे में। बच्चे क्या होते हैं? जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है कि बच्चे क्या होते हैं? जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। तो यही ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों की जो त्रुटियां होती हैं उनके सीखने की प्रक्रिया का क्या होती है? अंग होती हैं। बच्चे जो होते हैं त्रुटियों के माध्यम से सीखते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थियों अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। तो बिल्कुल गलत दिया गया है। क्या जो वंचित पृष्ठभूमि से आ रहे हैं बच्चे, उनका क्या तिरस्कार करना चाहिए? बिल्कुल ही गलत दिया गया है। उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हो तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही दिया गया है कि अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके में विभिन्नता के कारण है। यह उनके किस चीज़ की विभिन्नता कारण ऐसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह उनकी अधिगम शैली में विभिन्नता कारण। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन क्या है? अब यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है। तो बिल्कुल गलत दिया गया है कि विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। क्या है कि जैसे कि जिसकी मातृभाषा हिंदी है तो केवल हिंदी वालों के बस क्या है एडमिशन दिया जाए, या फिर इंग्लिश जिसकी मातृभाषा और इंग्लिश में शिक्षा दी जा रही है तो केवल इंग्लिश वालों को एडमिशन हो। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है। शिक्षक को सभी भाषाओं को सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है कि शिक्षक को सभी भाषाओं को सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो प्रकृति से अभिप्राय यहाँ पे जैव की विशिष्टताएं या फिर वंशानुक्रम सूचना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जनसंचार माध्यम, क्या जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल ही गलत दिया गया है कि सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा नहीं होता है बल्कि जो सामाजिकरण होता है माता पिता, परिवार, विद्यालय और समाज सबके द्वारा होता है। उसके बाद बी नंबर दिया गया है, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। बिल्कुल ही सही दिया गया है यहाँ पे। बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा कि जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे 15 नंबर, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए कथनों में कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? जैसे कि बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो पूछा गया कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है कि बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? जैसे कि प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक है उनको शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? समाजीकरण के प्रमुख कारक इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पे जो परिवार है समाजीकरण के क्या है, सबसे प्रमुख कारक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है कि छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर क्या हावी होने के लिए दिया जाता है क्या समूह कार्य। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा कि समूह कार्य देने का जो मेन लक्ष्य होता है क्या होता है कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। बच्चा मतलब किस चीज़ में असमर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा पठन क्षमता या फिर जिसे डिस्लेक्सिया बोलते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शैशव काल की अवधि है। शैशव काल की अवधि कितनी होती है? तो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। कब तक होती है? जन्म से 2 वर्ष तक। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? जो 2 से 7 वर्ष का बच्चा होगा वह होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। किसमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 23 नंबर, विकास से की ओर बढ़ता है। विकास जो बढ़ता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। विकास कैसे बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सहयोग देना। क्या कहते हैं इसको? सहयोग देना कहा जाता है।
उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या फिर वर्तमान अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। या जो बदलाव की प्रक्रिया होती है स्कीमा में, इसको बोलते हैं आत्मसातकरण। किस क्या बोलते हैं इसको? आत्मसातकरण। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। जो मध्य बाल्यावस्था होती है उसमें भाषा कैसी होती है? अहं केंद्रित होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि सामाजिक के बजाय क्या क्या कैसी होती है भाषा? अहम केंद्रित होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। तो बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं तैयार किए गए मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में उच्च स्तरीय थी, बुद्धि उच्च स्तरीय थी। मतलब कौन सी बुद्धि उच्च स्तरीय थी राघव में? तो इसका आंसर हो जाएगा संगीत में बुद्धि। कौन सी बुद्धि? संगीत में बुद्धि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। अध्यापक कैसा है? वह लिंग जेंडर पक्षपाती। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। और उसके बाद 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें के अनुरूप बदलना है। तो समावेशी शिक्षा है वो ये मानती है कि व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।